नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। कुछ ही टाइम बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यूजीसी नेट अगर आपको करना है लॉ सब्जेक्ट के अंदर, तो दिसंबर 2024 साइकिल, वैसे देखो ये लेट है काफ़ी, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन आपको जैसे पता है जून वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था। पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम लिया गया था इस बार, जिस वजह से पेपर लीक हो गया था। उसके बाद वो एग्जाम थोड़ा लेट कंडक्ट करवाएगा, इस वजह से पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन अभी आज है आपका 17 नवंबर 2024, तो या तो अभी नवंबर के एंड तक आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, वरना दिसंबर में तो आना ही आना है। तो उसी के रिगार्डिंग हम पूरा जो भी एग्जाम के अंदर आपको छोटी से छोटी डिटेल चाहिए इस एग्जाम को अपियर होने के लिए, जो भी आपका टारगेट है, जीआरएफ है आपका टारगेट, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या खाली आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो लेकिन पेशेंस बना के देखना आप। लेकिन एक चीज़ का आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, कोई भी डाउट अगर आपका इस एग्जाम के रिगार्डिंग था, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने आई थिंक सब चीज़ें कवर कर दी हैं इसके अंदर। उसके बाद अब सीधे हमारे बैक टू बैक सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज आएंगे, तो एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ कवर कर दी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की फुल फॉर्म है आपका नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग नेट ब्यूरो, जो आपका एग्जाम का कह सकते हो नाम है पूरा का पूरा, जो कि एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, एक्सीलेंस इन असेसमेंट, आजकल यही आपके सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीयूटी का एग्जाम देख लो आप आपके आईआईटी वगैरह के एग्जाम देख लो, नीट का एग्जाम देख लो, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आता है, तो उसी के रिगार्डिंग ये एग्जाम है, और काफ़ी बड़ा एग्जाम होता है ये, क्योंकि इसके अंदर जीआरएफ स्कॉलरशिप की बात होती है, काफ़ी अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, बट वी विल कवर इन दिस वीडियो व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम यूजीसी नेट लॉ। देखो, हर एक बच्चे का अलग अलग मोटिव हो सकता है, वो किस लिए इस एग्जाम में अपियर हो रहा है, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो तीन मोटिव ऐसे हैं जो आपके कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपके फॉल कर रहे हैं, इसीलिए आप इस एग्जाम में अपियर होना चाह रहे हो। सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, कि भाई नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, एग्जाम कब होगा। अब अगर दिसंबर साइकिल 2024 की बात करें, एप्लीकेशन फी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और आपको पता होना चाहिए इस साल से, जो अगर जून 2024 साइकिल की हम बात करें, जो अंडर ग्रेजुएट करते हैं बच्चे 4 ईयर में 8 सेमेस्टर एग्जाम, उन बच्चों को भी एक स्पेशल क्राइटेरिया बना के उन बच्चों की भी एलिजिबिलिटी दी गई है कि आप भी अपियर हो सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम में। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, कि भाई कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स हैं, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं या करेक्ट होते हैं। तो फिर आप किस बच्चे को वो क्वेश्चन, आप क्या हुए ग्रेस मार्क्स मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कट ऑफ्स क्या रहेंगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, क्योंकि आपको देखना है कि भाई मेरा टारगेट क्या है। अगर मुझे जेआरएफ में जाना है तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, खाली पीएचडी के लिए कितनी कट ऑफ जाती है। ये अभी से ही जून 2024 से सेपरेट निकलने लगे इसकी कट ऑफ, वरना पहले आप इसके बिना भी कर सकते थे। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ अलग से सेपरेट एग्जाम अपना नहीं करवाती मोस्टली पीएचडी का, इसी एग्जाम के थ्रू जो सेपरेट कट ऑफ निकलती है, आप इंटरव्यू में अपियर हो सकते हो। वो एक सेपरेट मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। अगर आप उसमें फॉल कर रहे हो इस एग्जाम में, जो भी आपने मार्क्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉल कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल। सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हो तो सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप फुल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस में ये आपका पेपर आता है। लेकिन डिफॉल्ट लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, उसी में आपका पेपर शुरुआत में आपके क्वेश्चन दिखेंगे। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस में आप चाहो तो कर्सर से चेंज भी कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करनी है या फिर अगर आपको कोचिंग की हेल्प लेनी है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बुक्स वगैरह कैसे हैंडल कर सकते हैं सिलेबस को, कितना एक नॉर्मल टाइम चाहिए, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड अपना टाइम देते हो तो कितना टाइम आपको चाहिए, और अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एजुकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितना टाइम चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक इसी के अंदर आपका मोर और लेस एवरी चीज़ आपकी जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसके अंदर। वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। देखो, सबसे सिंपल सी पहली बात यह है कि हर एक बच्चा अगर इस रेंज में फॉल कर रहा है, उसकी एज लिमिट इतनी है। अगर कैटेगरी वाइज देखें, जनरल की 30 ईयर्स है, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, वुमेन्स के लिए भी आपका 35 ईयर्स है, 5 ईयर रिलैक्सेशन है। तो आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छी खासी एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ। लगभग एक्स सिटी में ये 36-37 थाउजेंड के अप्रोक्स आपको मिल जाता है।
वाई सिटी में आपको ये थोड़ा आप 2-3 हज़ार कम कर लो, आप 34-33 के आसपास मिल जाता है। जेड सिटी में 31-32 की रेंज में मिल जाता है आपको मोर और लेस। तो ये आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद जेआरएफ के बाद आप कन्वर्ट हो जाते हो एसआरएफ में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आप 2 to 3,000 ऐड कर देना आप, जो आपको बाद के 2-3 साल के लिए मिलती है एसआरएफ में। तो ये बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। बच्चे पीएचडी कर सकते हैं, लर्निंग के साथ थोड़ी थोड़ी उनकी साइड अर्निंग भी होती है जो कि गवर्नमेंट आपको देती है। रिसर्च करने के लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आप कह सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका पढ़ने का भी बहुत मन होता है, रिसर्च करने का भी मन है। इसीलिए ये इस एग्ज़ाम में आप देखोगे मोस्टली रिसर्चर्स होते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। जिनको पढ़ना किसी चीज़ के बहुत डीप में जाके अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली काम इसमें रिसर्चर्स का होता है। तो अगर आपको रिसर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसमें मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास एलएलएम डिग्री है तो आपको 3 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन किसी भी सिचुएशन में 5 ईयर से ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एलएलएम की डिग्री भी है और मैं ओबीसी एससी एसटी इनमें भी फॉल कर रहा हूँ तो मुझे 8 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। आर्म फोर्सेज में अगर आपने सर्व किया है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, आपने काफ़ी काम किया है, तो उसके अंदर भी अगर आप प्रूफ देते हो, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करते हो, तो उन बच्चों को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एज के अंदर जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे पढ़ाना चाह रहे हो, तो उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दैट यू हैव क्लियर द यूजीसी नेट एग्जाम अंडर योर असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी। तो जेआरएफ की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, उससे थोड़ी सी फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जाएगी और सबसे कम आपकी खाली पीएचडी ओनली में जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर आपको खाली पीएचडी परस्यू करनी है, नॉर्मल पीएचडी परस्यू करनी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप नॉर्मल पीएचडी करते हो तो उसमें भी आपको स्टाइपेंड, आपको कुछ थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलता है। 8,000 मिलता है, 7,000, 6,000, 5,000 आपको पर मंथ मिलता है। पीएचडी अगर आप अच्छी अच्छी रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी कर रहे हो, थोड़ा बहुत स्टाइपेंड आपको वहाँ पे मिलता है। ये नॉर्मल पीएचडीज होती हैं, इनमें आपका इंटरव्यू होता है, आपका जो आपका रिजल्ट निकला है उसके बेस पे मेरिट लिस्ट निकली जाएगी, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपका रिसर्च प्रपोजल सुना जाएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज में मोस्टली बच्चे जिनका टारगेट है वो इस एग्ज़ाम को हिट करते हैं, आपका प्रैक्टिस करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। इन एग्ज़ाम में अगर आपको अपीयर होना है इन पोस्टों के लिए तो आप इस एग्ज़ाम को अपीयर कीजिए, आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर आपको जेआरएफ में जाना है तो अगर जेआरएफ की कट ऑफ आपने क्लियर कर दी तो इनडायरेक्ट आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्लियर कर दिया है, पीएचडी के लिए भी क्लियर कर दिया है। अगर आपने खाली असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ क्लियर करी है तो जेआरएफ में आपका कोई भी योगदान नहीं रहेगा, आपको उसके लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, लेकिन अगर आपने खाली जेआरएफ की नहीं करी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं करी, खाली पीएचडी की करी है, तो खाली आपको पीएचडी के एडमिशन के लिए इनविटेशन, जो भी आप कह सकते हो, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिसंबर 2024 साइकिल वाले बच्चों के लिए, जो एस्पिरेंट हैं हमारे, उनके लिए है। नोटिफिकेशन देखिए, मोस्ट प्रोबली जैसे मैंने बताया नवंबर के एंड में या दिसंबर में तो आना ही आना चाहिए, दिसंबर मिड या दिसंबर एंड तक जब भी देखें, लेकिन मोस्ट प्रोबली दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है डिले हो गया, क्योंकि जून जो साइकिल थी उसका एग्ज़ाम जून में हुआ था, लेकिन पेपर लीक हो गया था। पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम लिया गया था, एक काफ़ी टाइम बाद पेन एंड पेपर मोड में एग्ज़ाम लिया गया था। उसके बाद फिर से न्यू डेट्स बनाई गई थी, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक एग्ज़ाम था आपका। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम लिया गया था जैसे पहले लिया जाता था। और आपका लो का एग्ज़ाम बताऊं तो मैं 30 अगस्त को 2024 को एग्ज़ाम था लो का। रिजल्ट आपका रिसेंटली पब्लिश किया गया 17 अक्टूबर, आज आपका 17 नवंबर है, तो आई थिंक 1 मंथ अगो ही आपका पूरा रिजल्ट पब्लिश किया गया है। स्कोर कार्ड भी अभी आ गया, काफ़ी टाइम, 1 हफ्ता हो गया, शायद 1-2 हफ्ते हो गए। स्कोर कार्ड भी आप ले लेना जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। एग्जाम विल कंडक्ट मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ फेबररी एंड में या फेबररी मिड में या फिर मार्च की शुरुआत में हो सकता है। ये 2 मंथ आप कह सकते हो कि अभी आपके पास, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 17 नवंबर से 17 फेब का आप पकड़ लो, तो लगभग आपके पास इतना मोर और लेस टाइम है आपके पास, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें एज पर दी जून 2024, जनरल के लिए 1150, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के लिए 3 to 5 फीस है आपकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो अगर आप मास्टर्स डिग्री के थ्रू अपीयर होना चाह रहे हो इस एग्ज़ाम में
तो यू हैव मिनिमम 55% मार्क्स इन योर मास्टर डिग्री फॉर जनरल कैंडिडेट्स। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर, देन 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी मास्टर डिग्री में। और अगर आप फाइनल ईयर में हो, इट मीन्स कि आप एलएलएम में आप आ गए हो, तो उसके बाद फाइनल ईयर में आप जैसे आए हो थर्ड सेमेस्टर में, यानी विद इन 1 ईयर रिजल्ट पब्लिकेशन के विद इन 1 ईयर आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट प्रूव करनी होती हैं। दैट आपका जो रिजल्ट है, देन उसके बाद आपका जो रिजल्ट है फिर वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज आप 1 ईयर में नहीं प्रूव कर पाए हो कि आपने 55% ले लिए, 50% ले लिए, देन फिर आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपके फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फाइनल सेमेस्टर वाले हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, तो वो अपीयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको परसेंटेज अपनी मेंटेन करके रखनी है। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, जैसे आपको पता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करवा रही है। इसके अंदर देखो 5 ईयर एलएलबी नहीं आएगा। ठीक है, 5 ईयर एलएलबी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि 5 ईयर एलएलबी होती है जो आपको 12th की बात करनी होती है। लेकिन इसमें चॉइस होती है कि अगर आप यूजी 3 ईयर करना चाहो तो कर सकते हो, यूजी 4 ईयर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 4 ईयर थोड़ा डिटेल्ड होता है। ऑनर्स काइंड का कोर्स आपको यहाँ पढ़ाया जाता है। एंड आप देखोगे अगर बच्चे ने अपना 1 साल एक्स्ट्रा दिया है, तो अगर वो नहीं करता, अगर 3 ईयर करता, तो फिर वो मास्टर्स में आ जाता, तो एक प्रकार से वो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में था जब वो एग्जाम में अपियर होगा। तो इसीलिए इन बच्चों को भी क्राइटेरिया दिया है कि भाई अगर आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चुना है तो आपको, लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर कि आपने अगर 75% मार्क्स या इसके इक्विवेलेंट सीजीपीए अगर आपने लिया है, तो केवल उन्हीं बच्चों को अपीयर होने दिया जाएगा और किसी बच्चे को नहीं है। रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का, जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, जो रूल्स हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ये जो आपके 2022 के रूल्स हैं उसमें। ठीक है, तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन ए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल ओनली फॉर द जीआरएफ एंड आपका एडमिशन टू पीएचडी। ये कैंडिडेट्स आपके अपॉइंटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए। तो थोड़ा सा आपको, या तो आप जेआरएफ कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आपकी पीएचडी डिग्री हो जाएगी, देन फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अपीयर कर सकते हैं, जैसा कि मास्टर डिग्री में करते थे। यानी कि अगर आप 4th ईयर में हो अंडर ग्रेजुएट के एंड आपने परसेंटेज फुलफिल कर दिया है एंड विद इन 1 ईयर आप प्रूव कर दोगे कि हाँ भाई मैंने 75% या जो भी आप रिजर्व कैटेगरी में फॉल कर रहे हो इतना आपने प्रूव कर दिया है, जो भी सीजीपी है आपकी, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो स्कोर आपका वैलिड रहेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ डाटा हैं जो आप कलेक्ट कर लीजिए। कुछ डाटा आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा, ये सब कुछ प्रोस्पेक्टस के डाटा हैं। कुछ डाटा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मिलेगा, आईडी वाईडी वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पिक वगैरह जो होती है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आपका नोटिफिकेशन के टाइम आपको मिलेगा। लेकिन आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए अगर आप पहले से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप उसको प्रिपेयर कर लो, उसको आप मेंटेन कर लो। ठीक है, तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी आपको चाहिए। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी आपके लिए काम का हो सकता है। किसी के पास कोई डिग्री नहीं है या फिर कोई सर्टिफिकेट गुम हो गया तो अपना कॉलेज से जैसे तैसे आप अरेंज कर सकते हो। पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यूजीसी नेट आपका पैटर्न है। यूजीसी नेट पेपर 1 होता है आपका, पेपर 2 होता है इसके अंदर। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो आपके 100 मार्क्स हो गए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो 200 मार्क्स हो गए। पेपर 1 जनरल होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें मोस्टली या तो आप टीच करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के या फिर रिसर्चिंग साइड में जा रहे हो, जेआरएफ, पीएचडी, तो मोस्टली इसीलिए ये एग्ज़ाम बनाया गया है। और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे अच्छे स्कॉलर्स निकलते हैं, उससे देश को काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स मिलते हैं, रिसर्च में डेवलपमेंट मिलती है, पॉलिसीज़ डेवलप करने में हेल्प मिलती है गवर्नमेंट को। इसीलिए इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा अच्छे से काफ़ी लोग अपीयर होते हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी जेआरएफ के लिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कट ऑफ। टोटल 3 आवर्स का एग्जाम होता है, कोई भी गैप नहीं होता है आपका, लगातार 3 आवर्स का एग्जाम होगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था जून 2024 का, जो दोबारा से हुआ था सेकंड टाइम, तो आप सोच सकते हो पेन एंड पेपर मोड नहीं होगा क्योंकि एक बार लीक हो चुका है जून में, तो इस बार भी आई थिंक सीबीटी मोड ही होगा, बाकी नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, वही आपके डिफॉल्ट लैंग्वेज अपीयर होगी एग्जाम में। कट ऑफ हमेशा आपकी 300 मार्क्स में से आएगी, यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मार्क्स काउंट होंगे मेरिट लिस्ट बनाने में। तो आप इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, इससे ही आपका जेआरएफ निकलेगा कहीं ना कहीं।
ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आई थिंक काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता। समटाइम्स आपने देखा होगा इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनएक्यूरेट, एम्बिगुअस है या मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, तो उस सिचुएशन में किस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे? ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। तो उसे ही केवल ये क्रेडिट मिलेगा 2 मार्क्स का। इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया है, देन 2 मार्क्स जो आपका क्रेडिट है विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अटेम्प्टेड मतलब कि आपने चाहे कोई भी ऑप्शन कर दिया हो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट किया हो आपने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में, इसीलिए बोला जाता है कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन करेक्ट आंसर जो होगा उसी को माना जाएगा और 100% अटेम्प्ट करके आओ। कि भाई अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% अटेम्प्ट करो ना आप, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे लेटेस्ट हम कट ऑफ देख लेते हैं, जून 2024 साइकिल का कट ऑफ देख लेते हैं। ये जेआरएफ का कट ऑफ है, ये आपके मार्क्स हैं यहाँ पे, दिस इज मार्क्स आउट ऑफ 300। और ये क्या है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर हम देखें तो जून 2024 साइकिल में लो सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड जनरल की हम बात करें तो आउट ऑफ 300 अगर आपके मिनिमम 216 मार्क्स थे तो देन यू आर एलिजिबल फॉर जीआरएफ। एंड आपको पता होना चाहिए 216 या उससे ज़्यादा मार्क्स 64 स्टूडेंट्स के थे अनरिजर्व कैटेगरी में। ऐसे ही ओबीसी की बात करें एनसीएल में तो अगर आपके 204 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 या उससे ज़्यादा थे देन यू आर एलिजिबल फॉर जीआरएफ। ऐसे 34 स्टूडेंट्स थे ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस में 206 था, ऐसे 18 स्टूडेंट्स थे। एससी में 188 कट ऑफ था आपका आउट ऑफ 300 जीआरएफ के लिए, ऐसे 23 स्टूडेंट्स थे। 184 एसटी के लिए, ऐसे 6 स्टूडेंट्स थे। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका टारगेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी सी कट ऑफ कम रहेगी, जैसे यहाँ पे 216 कट ऑफ है, दिस इज योर कट ऑफ आउट ऑफ 300 एंड दिस इज योर सेम एज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा एलिजिबिलिटी होती है क्योंकि 6% जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, टॉप 6% उनको ये क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि देन यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू, ठीक है। आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में पोस्ट निकलेगी तो आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो। अगर आप क्रैक कर दोगे इंटरव्यू देन यू आर एलिजिबल टू टीच इन दी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो अनरिजर्व की बात करें तो 188 है आपके, ऐसे 872 स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 188 या इससे ज़्यादा थे। 174, 331, 172, तो ये आप टारगेट लगा सकते हो, ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट टारगेट है। अगर हम देखें, अगर दिसंबर 2024 साइकिल की हम बात करें तो उन बच्चों का टारगेट क्या हो सकता है? अगर आप जनरल से हो तो आप टारगेट करना कि आपका 220 से ऊपर ही रहे स्कोर आपका, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो एनसीएल से तब आप टारगेट रख सकते हो कि भाई 2110 से ऊपर रहे मेरा। अगर आप ईडब्ल्यू एस से हो तो ये भी 2110 का रख सकते हैं। अगर आप एससी से हो तो आप 195 के अप्रोक्स आप मान सकते हो। अगर आप एसटी से हो तो आप 190 मान सकते हो। तो ये आप थोड़ा टारगेट ध्यान रखना। हालांकि कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, 5-10 मार्क्स, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यही रेंज अब तक रहा है मोस्टली। अगर आप देखोगे मैंने लास्ट 4 साइकिल्स की कट ऑफ दे दी आपको, जैसे ये जून 2024 है। खाली आपको पीएचडी करनी है तो देखो पीएचडी के लिए और भी कम मार्क्स है। अगर इतने आपके मार्क्स है देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ये सब मैंने एक ही जगह पे आपको कलेक्ट करके दे दी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि भाई जेआरएफ की क्या कट ऑफ है, जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर दिसंबर 2023 साइकिल की बात करें, ये जस्ट मैंने ऐसा लिया है, जून 2024, उसके बाद दिसंबर 2023, फिर देन जून 2023, फिर देन आपका दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट 4 साइकिल का आपका ले लिया है एंड आपका टारगेट क्या है? दिसंबर 2024 साइकिल, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें पीएचडी की अलग से नहीं मिलेगी क्योंकि वो जून से ही आने लगा है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें दिसंबर 2023 में कट ऑफ कम थी, आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली 200 पे अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ मिल गया था, जो कि जून में आपका 216 था। और ये देखो मैंने वीडियो पहले ही पब्लिश कर दिया था कि भाई देखो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया है, बच्चों को 50-60 डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं प्रिपरेशन के, तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। और देखो 16 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी बड़ा होता है ये नंबर, छोटा नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि इस बार भी कट ऑफ बढ़ेगी, कम भी जा सकती है। तो आप थोड़ा देख लेना इसके अंदर कि पैटर्न आप देख सकते हो, मोर और लेस यही आपका पैटर्न रहेगा। जनरल आप
2110 220 के बीच में रही है, ओबीसी 205 110 के बीच में, ईडब्ल्यूएस, एससी आपका 190 के अप्रोक्स रही है आप, ठीक है, 195 190, एसटी भी 190 अप्रोक्स आप रह सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कम है थोड़ा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कम रहेगा, ठीक है। तो इतना अगर थोड़ा आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज बना के चलोगे तो आपको फायदा है, कम रखोगे तो लॉस है, ठीक है। तो ये देख लेना आप। जून 2023 की कट ऑफ आपके सामने ये है, तो आप पोज करके आराम से एनालिसिस कर सकते हो कि भाई जून में क्या कट ऑफ रही थी। उसके बाद दिसंबर 2022 की जो साइकिल है उसकी कट ऑफ ये है आपकी। दिसंबर में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, पेपर इजी आप कह सकते हो। जेआरएफ के लिए 236 अनरिजर्व्ड, ओबीसी के लिए 214, जो आपका इस बार अनरिजर्व गया है वो आपको ओबीसी के लिए था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सेम है, एससी के लिए 195, एसटी के लिए 184। तो ये आप देख सकते हो भैया, ठीक है, काफी हाई कट ऑफ गई है यहाँ पे। तो ये डिपेंड कर सकता है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप देख लेना। लेकिन मोर और लेस जो मैंने बताया आप उसी के अंदर आप अपना थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस की बात करें तो जैसे पेपर 1 पेपर 2 हमने देखा, तो ये एक वेबसाइट है आपकी HTTP जो भी है आपका UGC.net/online.in सिलेबस। आप इस वेबसाइट पे जाके पूरा का पूरा पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश में आपको डाउनलोड करना है तो इंग्लिश, हिंदी में करना है तो हिंदी में, पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। पेपर 1 आपका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं, इसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हाँ मोस्टली हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं है। कई बार किसी से 3 भी आ सकते हैं, किसी से 6 भी आ सकते हैं, किसी से 4 भी आ सकते हैं, किसी से 5 भी आ सकते हैं। मोर और लेस यही रहता है 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपके 10 यूनिट्स हैं आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कंप्रीहेंशन। मतलब बेसिकली जो जनरल पेपर होता है उसके अंदर आपका इंग्लिश भी दिखेगा, मैथ भी दिखेगा, रीजनिंग भी दिखेगा, टीचिंग और रिसर्च तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि उसी के लिए तो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। कम्युनिकेशन, कंप्रीहेंशन दिखेगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपके ये बहुत ही बेसिक चीज़ें। टेक्नोलॉजी से भी आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देख रहे हो कोरोना टाइम में कितनी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, हायर एजुकेशन सिस्टम, तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो आप डिटेल सिलेबस आप पढ़ सकते हो, जो मैंने वेबसाइट बताई है वहाँ पर जाके डाउनलोड आप कर सकते हो। ऐसे ही लॉ में भी 10 यूनिट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब ये हेडिंग्स हैं, इनमें आप देखोगे कि कॉमर्शियल लॉ में बहुत आपको लॉ मिलेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कंपनी लॉ मिलेगा, सेल ऑफ गुड्स मिलेगा, इंडियन पार्टनरशिप मिलेगा। तो डिटेल सिलेबस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हालांकि जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, मैं टॉपिक पे आऊँगा तो पूरा आपको अच्छे से कवर करूंगा। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो ये आपके पेपर 1 पेपर 2 का आप कह सकते हो मेन मेन मोटा मोटा समरी समरी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। अब ये आपका कहीं ना कहीं सेल्फ प्रिपरेशन का थोड़ा सा एक फंडा मैंने बता रखा है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है एलएलबी की, एलएलएम में थोड़ा सा अच्छा मेहनत किया आपने, तो फिर आप कर सकते हो, कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करिए, आपके पास टाइम कम है, तो फिर आप थोड़ा कोचिंग की या फिर किसी रेलेवेंट एजुकेटर की हेल्प आप ले सकते हो। अगर पेपर 1 की बात करें तो काफ़ी फेमस बुक है, सबने सुनी होगी, केवीएस मदान। आप इसको रेफर कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये बुक नहीं भी खरीदनी है, बिल्कुल फ्री में काम करना है आपको, तो जस्ट क्या करो, एनटीए की वेबसाइट पे जाओ आप, वहाँ पे एक डाउनलोड सेक्शन मिलेगा आपको एनटीए की वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आप जितने भी आपको पता हो, इस ये पेपर जो कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी नेट 83 सब्जेक्ट्स में करवाया जाता है। और अभी इसी साइकिल से दिसंबर 2024 साइकिल से एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, अभी कुछ टाइम पहले विदिन ए वीक यूजीसी के चेयरमैन ने बताया भी है, आयुर्वेदिक बायोलॉजी, आयुर्वेदा बायोलॉजी एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है। तो टोटल हम देखें तो हमारे पास इसका तो पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन 83 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो पहले कंडक्ट करवे गए हैं। और हर सब्जेक्ट का आप देखोगे, हर सब्जेक्ट का पेपर 1 का पेपर अलग बनता है, देयर इज ए सेपरेट पेपर, बट सिलेबस सबका सेम है। सिलेबस इज सेम फॉर ऑल 83 सब्जेक्ट्स फॉर पेपर 1। पेपर 1 सबका सेम है, क्योंकि सबको जेआरएफ देना है, सबको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सबको पीएचडी बनना है। तो पेपर 1 दैट्स वाई इज जनरल पेपर। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले सबसे पहले अपने लो के जितने भी आपको एनटी की वेबसाइट पे PYQ मिल रहे हैं पेपर 1 के, उनको डाउनलोड करो, उनको सोल्व करो कि भाई कॉम्प्रीहेंशन का लेवल कैसा है,
आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, आईसीटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हायर एजुकेशन के कैसे आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। उससे क्या है कि आपको अपना वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलेगा। आप अटेम्प्ट करो, पता चलेगा आपको कि हाँ भाई 50 क्वेश्चंस में से अगर मैं बिल्कुल प्रिपरेशन ना करूं तो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। और कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, जस्ट आप उनको गूगल करिए या फिर यूट्यूब पे जस्ट टॉपिक का नाम डालिए, आपको रेलेवेंट वीडियोस मिलने लग जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सोचो 83 सब्जेक्ट्स हैं और अराउंड आपको 5 to 7 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो एक सब्जेक्ट के 5 to 7 इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इतने आपके पास पेपर 1 के क्वेश्चंस होंगे, सोचो आप। तो प्रैक्टिस करने की कोई कमी नहीं है और डायरेक्ट ये एनटीए के पेपर्स हैं और इन्हीं में से कहीं ना कहीं मोर और लेस 80-90% कंसेप्ट आपका एग्जाम में आता है। तो ये एक तरीका है, आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहो, केवीएस मैदान नहीं लेना तो आपको, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो हम कोचिंग में यही करवाएंगे आप, टू द पॉइंट बिल्कुल काम, ठीक है। तो आप अपना जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि हर एक बच्चे का, अगर किसी का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपका आईसीटी अच्छा होगा, उसका इन्वायरमेंट पढ़ा होगा कहीं उसने, तो ये सब अच्छा होगा। किसी का मैथ अच्छा होगा, तो आप अपना देख लेना कि हाँ भाई मेरे लिए इजी टॉपिक्स ये हैं, मॉडरेट टॉपिक ये हैं, हार्ड टॉपिक ये हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर देना। उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को हर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है पेपर 1 का, लेकिन इजी टू मॉडरेट देन मॉडरेट टू हार्ड स्विच करना है आपको धीरे धीरे। मोर और लेस अगर हम बात करें तो आपको इतने क्वेश्चन आउट ऑफ 50 जो आने हैं आपके पेपर 1 में, इतने तो आपको सही करने ही करने हैं, क्योंकि तभी आप जेआरएफ की रेस में बने रहोगे। तो ये एक बहुत ही गुड स्कोर है, इसके अंदर आप अगर फॉल कर रहे हो तो कंग्रेचुलेशन। इतना आपको टारगेट रखना, अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो और भी बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर 2 की हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है। इसके अंदर आप अपने जो एलएलबी में आपने नोट्स बनाए थे, जो एलएलबी की आपकी जो रेफर्ड बुक थी, आप उनको फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई भी आप गूगल पे टॉपिक आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप कोई जो बहुत ही आपका सब्जेक्ट वीक है जूरिस्प्रूडेंस के लिए, उनके लिए बुक ले सकते हो। बाकी मोर और लेस मैं आपको बताऊं, अगर आपने PYQ जितने भी हैं आपके पास, जस्ट मेरे पास इसके पास 5000 6000 7000 के अप्रोक्स तक मैं आपको बता सकता हूँ PYQ हैं, अगर मैं सारे काउंट कर लूँ तो। उनको अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई किने चुने यही तो टॉपिक है जो बार बार पूछ रहा है। कभी आर्टिकल 212 से पूछ ले रहा है, कभी इसको हाइड करके इसके अंदर जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो आपको मोर और लेस जब सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज हिट करते हो आप, बिल्कुल माइनर में डिटेल में आके, तो आपको चीजें होती हुई दिखती हैं कि भाई ये वाला केस लो है, लगभग 8 to 10 टाइम्स पूछ लिया है, ये वाला आर्टिकल है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला कंसेप्ट है, इतनी बार पूछ लिया है। तो मोर और लेस आप देखोगे 70 80 85% तक कंसेप्ट आपको PYQ मिल जाएंगे। लेकिन देखो ये चीज इतनी आसान नहीं है कि आप PYQ से वो उस लेवल का एक एनालिसिस कर पाओ। वो आपको एक कह सकते हो जिसने बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, जिसका काम ही यही है सुबह से शाम, तो किसी आप एक एजुकेटर की हेल्प आप ले सकते हो। तो वो आपको अच्छे से एनालिसिस करके देगा कि हाँ यार देखो ये एक एंगल है, यहाँ से एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है, तो वो आप कर सकते हो। तो PYQ सबसे पहले आपको PYQ से अपना बेस्ट एनालिसिस, बेस्ट सोर्स निकालना है कि अब मुझे क्या क्या मेरा मेन एरिया है। देखो होता क्या है कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपको मैं कुछ पैटर्न्स लिख के देता हूँ, मैच द कॉलम आपको दिखेंगे क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन दिखेंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। इसमें आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे, इसमें आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन दिखेंगे, इसमें आपको मोर देन आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और फिर ऑप्शन बनाए जाएंगे, ओनली 2 3 4 करेक्ट, ओनली 1 2 3 करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसके अंदर आपको ईयर्स के नाम याद करने पड़ेंगे, बियर एक्ट के ईयर हो गए, या फिर जूरिस्प्रूडेंस में कई बार जूरिस्ट की डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कीजिए। या फिर कोई क्रोनोलॉजी सेक्शन में पूछ लेगा, आईपीआर में आपको कुछ सेक्शंस की हेडिंग दे देगा, पेटेंट का ये है, रजिस्ट्रेशन का ये है, ठीक है, आपका इन्फ्रिंजमेंट का ये है, तो बोलेगा कि इनको इस तरीके से अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस तरीके से ये सेक्शंस में अपीयर हो रहे हैं। जैसे 13 वाले को पहले रखना पड़ेगा, फिर 15, देन 18, फिर देन 22। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है और उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है।
अगर आप ये PYQ से इन तरीकों से एनालिसिस नहीं निकाल पाओगे कि ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे लास्ट में आपके 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन का एक पैरा आता है, एक पैरा जूरिस्प्रूडेंस का, या फिर एक पैरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आ जाता है, या फिर एक पैरा IPC का आ जाता है। मोस्टली इन्हीं में से आता है। एक पैरा आपका कई बार पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से भी आ जाता है। आपको कितना डीप जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, भाई सिलेबस देखोगे ना तो बहुत वास्ट है। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि 3-4 मंथ का टाइम है, इसके अंदर आप वर्ड टू वर्ड सिलेबस पढ़ के चले जाओ। आपको ये देखना है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर एक क्वेश्चन के पैटर्न के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगी। आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई कर सकते। इसीलिए बहुत ही माइन्यूट डिटेल में जाके अगर आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से देना पड़ेगा अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन यही सारी चीजें अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो ये आपको रेडीमेड मिलेंगी, आपको ठीक है, ऑटोमेटिक रिसर्च मिलेगी। लेकिन मोर और लेस आप ये सब करके आपको इस रेंज में तो मिनिमम रहना ही है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 165 170 तक भी जा सकता है अगर पेपर इजी आ गया। लेकिन मोर और लेस इस रेंज में तो आपको रहना ही रहना है। ये सब मैं बता रहा हूँ फॉर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। SC वाले, ST वाले, OBC वाले, AWS वाले, थोड़ा थोड़ा 15-10 मार्क्स आप रिड्यूस करते चलना जनरल से, जो साइकिल है आपकी, जनरल, OBC, देन EWS तो इसमें ले ही लेते हैं, फिर देन SC ST। इसमें जो मार्क्स है ये अपने 15 मार्क्स कम कर लो, 15-20। इसमें जो मार्क्स हैं इसमें से 15-20 कम कर लो, SC का बन जाएगा। इसके जो मार्क्स हैं इसमें से 15-20 कम कर लो, ST का बन जाएगा। तो ये आपको पैटर्न रखना है। लेकिन टारगेट आपका जनरल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, हम उसी को रेफर लेके प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल हाई नॉच पे जाना है। अगर हम देखें फुल्ली डेडिकेटेड कि भाई आपको दिन में कोई काम ही नहीं है पढ़ने के अलावा, आप आराम से पेपर 1 को टाइम दो, पेपर 2 को टाइम दो, तो 4 to 5 मंथ्स, 3.5 मंथ, 4 मंथ मोर देन सफिशिएंट। दिन में आप आराम से पढ़ रहे हो 10-12 घंटे तो काफ़ी अच्छा है, आपका आराम से आपका हो जाएगा इतने टाइम में। वरना देखो बच्चों को 2 साल भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपकी कितनी डेडिकेशन लेवल है, कितना परसिवरेंस के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी वगैरह, या कितना आपको LLB में नॉलेज का जो आपका बैकग्राउंड है उसमें कमी थी, उसको और हमें उस कमी को फिल करना है। तो ये वेरी कर सकता है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता दूं, अगर आप 8 to 10 12 आवर्स डेली पढ़ पा रहे हो, अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है, आपको सही डायरेक्शन से प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस टाइम इज सफिशिएंट। आपके पास हम बात करें टुडे 17 नवंबर, पूरा आपके पास लगभग 12-15 डेज आपके नवंबर के हैं। देन वी हैव दिसंबर, देन वी हैव जनवरी, एंड फेब के एंड में जब आपके एग्जाम होगा, या मार्च आप मान सकते हो, तो वी हैव आराम से सफिशिएंट आपके पास 120 डेज के अप्रोच टाइम है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 110 120 120 के आसपास आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो आज से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन समझदार बच्चों ने तो इससे पहले भी शायद 1 मंथ एगो भी शुरू कर दिया होगा काम, ठीक है। तो मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते। वर्क हार्ड का मतलब ये नहीं है कि स्मार्ट वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क तक पहुंचने के लिए आपको एक बार वर्क हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको भले ही बहुत आसान सी दिखती हैं, क्योंकि मैं आपको बता पा रहा हूँ इसलिए आसान दिख रही है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठोगे आप चीज़ें भूलते भी रहोगे। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कौन सी साइकिल में करना है, कैसे रिवीजन के लिए नोट्स बनाने हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जब मैदान में उतरोगे जंग के लिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या प्रिपरेशन और करनी है हमें, ठीक है। तो सभी को मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कर सकते हो। खुद पे विश्वास रखो, खुद को आप इतना स्ट्रोंग बना लो मेंटली फिजिकली कि बस करना है तो करना है। कोई एक्सक्यूज फिर होता ही नहीं है। अगर आपने एक बार सोच लिया है करना है, देन आई थिंक फिर एक्सक्यूज नाम का वर्ड डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। टाइम लग जाए कोई नहीं, दिसंबर साइकिल नहीं निकलेगी, जून निकलेगी 2025, अगर वो भी नहीं निकली तो दिसंबर 2025 निकलेगी, लेकिन करना है तो करना है। सिंपल सी बात है। अपनी आपको अपने आप से गद्दारी नहीं करनी है। अपनी नज़रों में आप जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आप मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर मेरी कोचिंग की बात करें, मेरा अगर बैच की बात करें, तो देखो काफ़ी बच्चे तो बोल ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट ही कर रहा हूँ नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन से थोड़ी हमें और आइडिया मिलेगा, नोटिफिकेशन से थोड़े और हमें हिंट मिलेंगे, क्या पता सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज कर दें। तो फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले बैच ज्वाइन कर लिया तो उनके लिए फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर नवंबर एंड तक भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर हम जरूर बैच जल्दी शुरू कर देंगे, फिर हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। न्यू बैच के लिए अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल पे
आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, जो भी लो अपडेट्स होती हैं, कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है या किसी के एडमिट कार्ड निकले हैं, लो के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, आपके करंट अफेयर्स, जजमेंट्स वगैरह, वो आपको मिल जाते हैं। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन भी किया हुआ है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप जस्ट इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर दीजिए, एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए दैट यू आर ऑल्सो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एस्पिरेंट। आपको पिन कर लिया जाएगा, यानी कि आप जब भी इस बैच के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमेशा आप मन लगा के मेहनत करो। अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको हम यूट्यूब पे भी सपोर्ट करेंगे, एंड जो बच्चे पर्सनली कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। हमारा काम है कि हर बच्चे की नीड को उसके अकॉर्डिंग फुलफिल कर देना, जैसे उसको नीड चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपका डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हो। हालांकि मैंने आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई रह गया है तो आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पे पर्सनली भी व्हाट्सअप कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, रिप्लाई मिलेगा, तुरंत भले ना मिले, लेकिन रिप्लाई मैं सबका करता हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं, सबको रिप्लाई मिलेगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जय हिंद।